नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र में कई सारी उपलब्धियां हैं। अभी तक पिछले 3-4 दिनों से हम ये देख रहे थे कि विपक्ष एक माइलेज लिए हुए था, उसके लिए कई उपलब्धियां मिल रही थी, लेकिन आज तो अचानक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल कर ली इन्होंने, सरकार ने। और ये उपलब्धि ये है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जो तमाम बताया जा रहा है जिस तरीके से, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा में शुरुआत होती है और उस समय राज्यसभा में कोई कैबिनेट मंत्री मौजूद ही नहीं रहता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी कैबिनेट मंत्री मौजूद न रहने के चलते राज्यसभा को स्थगित करना पड़ गया। ये परिस्थिति हो गई। इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने हासिल की है। उसके बाद तो माफी और ये सारा दौर चल रहा है जो उनका पुराना काम है। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि इस उपलब्धि को आप कैसे देख रहे हैं इस मोदी सरकार के लिए? क्या अब भी आप कहेंगे कि मोदी सरकार कोई काम नहीं करती है और उनके पाले में कोई उपलब्धियां नहीं है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 186 सेकंड तक जो चेयरमैन साहब हैं सीपी, उन्होंने कोशिश की कि कोई कैबिनेट मंत्री आ जाए। उसके बावजूद भी जब कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आया और विपक्ष लगातार हंगामे करता रहा, तो अल्टीमेटली उनको 186 सेकंड इंतजार करने के बाद 10 मिनट के लिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा। और मैं चाहूंगा वो पूरा वीडियो दृश्य दिखाई दर्शकों को, ताकि क्लियर हो कि क्या परिस्थिति। इसको पकड़ा भी सर विपक्ष ने। दिखाइए जरा वो वीडियो। Sir, please look at the front row. No cabinet minister is present. Not a single cabinet minister. Not one cabinet minister. Okay. Sir, breach of parliament. I will take it up with the I will take it up with the governor, please. No. This is not. They are on the way. Respected Chairman. Minister, please request a cabinet minister to come to the house. Please request the cabinet minister to come to the house. I am requesting them. Please take your seat. I am asking you. Yes. I understand. I understand the procedure. Please take your seat. I have requested the minister. कुछ नहीं करना, बैठो। जो ला रहे जा रहे हैं। Honourable Minister, you please make a request that one of the cabinet ministers should come. Sir, you have to adjourn the house. They are coming. Papers to be laid on the table. Sri Jatin. I do agree. Why, Jairamji, you are shouting? The house is adjourned for 10 minutes. We will. हेमंत सर,
ये लगातार इंतजार होता रहता है, फिर एकदम से एक संदेश आता है और संदेश के बाद हाउस 10 मिनट के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। क्या क्या समझा जाए इस चीज को? और एक एक और थोड़ा सवाल फिर मेरे दिमाग में आने लग गया, जरा वो भी बता दीजिएगा कि आज अगर धनखड़ साहब होते तो क्या होता? रामप्रकाश जी, देखिए ये एक अभूतपूर्व स्थिति है कि हाउस की बिगिनिंग में कई बार क्या होता है कि कोई लंबी चर्चा चल रही होती है, जैसे एसआईआर की चर्चा थी या पीछे अपने वंदे मातरम पे चर्चा थी, उसमें कई बार क्या हो जाता है, इंसिडेंटली कोई मंत्री वहां पे अवेलेबल ना रहे किसी कारण से, या हाउस का कई बार कोरम पूरा नहीं होता 10% का, तो उसके कारण एडजर्न हो जाता है। लेकिन बिगिनिंग ऑफ द हाउस सुबह थी 11 बजे, और जिस तरीके से चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन साहब इंतजार करते रहे, बिल्कुल बेबस नजर आए। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है कि बिगिनिंग ऑफ द हाउस के अंदर इस तरह का एक सीन क्रिएट हो। और राज्यसभा में जो अपने जो नेता हैं, चाहे वो जयराम रमेश थे, खड़गे साहब की आवाज आ रही थी, हालांकि पिक्चर तो थी नहीं उसमें, उन्होंने कहा कि एक भी कैबिनेट मंत्री का ना होना ब्रीच ऑफ हाउस है, सदन की अवमानना है एक तरीके से, और सरकार की संसदीय जवाबदेही और जुड़ाव के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। देखिए रामप्रकाश जी, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, जो मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर के आए थे ना, उसको पूरे तरीके से अब लागू कर दिया गया है, इसमें आप कोई शक मत मानिएगा। आज का जो ये सीन है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, किसी चर्चा में भाग नहीं लेते, मोनोलॉग करके चले जाते, लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हो तो नहीं सुनते किसी भी हाउस के अंदर, ना किसी सवाल का जवाब देते, तो उनकी कैबिनेट क्या करेगी? वो भी उतनी नॉन सीरियसली ले लेगी। आज की तारीख में मोदी सरकार में 31 कैबिनेट मंत्री हैं, 31। पार्लियामेंट इज इन सेशन। क्या एक मंत्री का भी ना होना राज्यसभा की सरेआम अवमानना नहीं है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसदीय कार्य मंत्री सीधे सीधे, या कोई और? कोई एक्शन होने की बात आप भूल जाइए, क्योंकि हाउस को ये लेते ही इतने नॉन सीरियसली। प्रधानमंत्री जो लाइन खींचेंगे उसी पे तो सारी कैबिनेट चलेगी ना। जब प्रधानमंत्री ने सदन में आना नहीं, सवालों के जवाब देने नहीं, मोनोलॉग करना है, किसी की सुननी नहीं और फिर चले जाना है, तो वही परिस्थिति सारे मंत्रियों ने भी उस तरीके से मान लिया। और सोशल मीडिया पे तो खिल्ली उड़ रही है पूरी भाजपा की कि कल मोदी जी ने रात को एनडीए के मंत्रियों को डिनर दिया था, एनडीए पूरे एनडीए के सांसदों को, उस हो सकता है उसमें ज्यादा खा लिया हो तो सुबह उठ नहीं पाए होंगे टाइम। इस तरह के सोशल मीडिया पे सारी चल रही है जिस तरीके की चीजें, लेकिन ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नॉन सीरियसनेस दर्शाता है सरकार की कि किस तरीके से हाउस को फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते। और सीपी राधाकृष्णन साहब नए नए आए हैं, उसको देखिए कितने बेबस है, वो करे भी तो क्या करे, बेचारे इंतजार करते रहे। और आपने देखा होगा, अगर नीचे टाइमर देखा हो आपने, 11:05 तक वो इंतजार करते रहे और फिर जाके उनको एडजॉर्न करना पड़ा। आपने कहा कि अगर पिछले चेयरमैन साहब होते, आप मेरे ख्याल बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब की, जो संघ के एकलव्य थे, वो इस बात पे विपक्ष में पिल पड़ते, ये तो मान के चलिए आप। विपक्ष को तो मैं बैठा हूं ना, तो वो तो अपने आप को मोदी से ऊपर ही मानते थे, कई चर्चाओं में भी उन्होंने कही दिया, जिसके कारण उनकी विदाई भी हुई। तो वो बेसिकली विपक्ष को लताड़ देते। राधाकृष्णन साहब नए नए हैं और उनको संसद की परंपराओं और मर्यादाओं का कम से कम अभी तक तो ख्याल है, वो उस तरीके से बायस नजर नहीं आते। उन्होंने स्थिति को समझा, इंतजार किया कैबिनेट मंत्रियों का, जब कोई नहीं आया तो 10 मिनट के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया। सरकार के लिए निश्चित तौर पे ये बहुत हैवीली एम्बेरेस करने वाली बात है, लेकिन वही बात है कि ना कोई पोमेरियन मीडिया इसको दिखाएगा, ना किसी अखबार में कोई चर्चा होगी, ना कहीं किसी और उसमें, तो ये बात आई गई हो जाएगी, ये तय मान के चलिए। सर, धनखड़ साहब तो शायद इससे आगे कह देते कि भाई सरकार की तरफ से मैं ही हूं, मुझसे ही बात कर लो, छोड़ो मैं तो सुन ही रहा हूं ना। तो खैर, लेकिन सर बहुत मतलब ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन लोकतंत्र की जब बात होती है तो ये बहुत सीरियस इशू है। पहली बार इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है जब कोई केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के अंदर नहीं था। एक तरफ अभी 3 दिन से लगातार विपक्ष जो है सरकार के साथ पूरी तरीके से सहयोग करके सारी बातें, इतने अपमान के बाद भी कि नरेंद्र मोदी आए, मोनोलॉग करें और सदन से चले जाए, नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं सुने, विपक्ष के नेता की बात नहीं सुनते हैं वो। इस अपमान के बाद भी विपक्ष ने चर्चा में सकारात्मक भूमिका निभाई, बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। उसके बावजूद ये हाल, आखिर सदन से इतनी समस्या क्यों है? क्यों सदन को प्रोडक्टिव नहीं रखना चाहती है मोदी सरकार? सदन को प्रोडक्टिव रखने में क्या दिक्कत आती है? नहीं रामप्रकाश जी, जिस पार्टी के जिस एनजीओ से ये लोग आए हैं उसमें डायलॉग की स्थिति है ही नहीं, उसमें सिखाया ही मोनोलॉग जाता है। ये लोग हेरिडिटरीली और अदरवाइज अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से भी आप देखेंगे तो सवाल जवाब के मूल रूप से खिलाफ है ना ये। इनका तो ये कि अपना भाषण दो और चल पड़ो, किसी की कोई बात सुननी नहीं, ना कोई बात करनी।
और सबसे बड़ी बात है, सदन जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेसी के अंदर किन्हीं भी इश्यूज को डिस्कस करने का। तो उन डिस्कशन से तो सदा ही बचते ही, कितना ही महत्वपूर्ण इशू हो। आज की तारीख में प्रदूषण की क्या स्थिति है, नहीं है, पूरे का पूरा देश और दुनिया देख रहे हैं। पुतिन साहब आए थे यहाँ पे, मोदी जी उनके स्वागत में बोल रहे थे, वो नीचे बैठे खांसी रहे थे सामने बैठ करके, देखा आपने लगातार। तो जिस एनवायरमेंट से वो आए थे दिल्ली में, जो उस समय जो एक्यूआई लेवल था, उसमें कोई भी आदमी बीमारी हो जाएगा, मान के चलिए आप। वो जहाज में आएंगे तो निश्चित उसमें टेम्परेचर कंट्रोल है, वो सारा पॉल्यूशन कंट्रोल है, गाड़ी में भी सारी चीजें हैं, जिस सूट में वो रुके हुए उसमें भी है। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनका हाल सारी दुनिया ने देखा, किस तरीके से वो खांस रहे थे। तो ये बेसिकली इन चीजों, आप बीजेपी से पूछ के देख लो, इनके जो मंत्री थे भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री, उन्होंने संसद में क्या कहा खड़ा होकर के कि एक बार भी दिल्ली का पर जो एक्यूआई लेवल है 450 से ऊपर गया ही, जो कि हकीकत में वो 700 तक भी गया। सारे देश ने देखा ही, बाकायदा खबरें छपी हैं मेन स्ट्रीम अखबारों में। उसके बावजूद भी, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सरकार का रुख कैसा, संसद के अंदर जब भी खड़े होते हैं या तो झूठ बोलेंगे या मिसगाइड करेंगे या अवॉइड करेंगे। आज वाली जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजी, तीसरी टेक्नोलॉजी है कि अवॉइड कर लो संसद को। आप सोचिए ना, 31 मंत्रियों की फौज है कैबिनेट की, और एक अदरवाइज तो बेहतर मंत्री, 31 कैबिनेट मंत्री, 5 एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज और 31 दूसरे जो एमओएस होते हैं। मतलब एक भी कैबिनेट मंत्री का वहां ना होना, तो ये तो पूरी सरकार की नॉन सीरियसनेस है ना। अगर कोई भी चेयरमैन अगर न्यूट्रल हो और दमदार हो तो सरकार की वहीं पे खिंचाई कर देता इसी बात में, और सरकार को लेने के देने पड़ जाते। लेकिन राधाकृष्णन साहब ने लाई लो किया, इंतजार किया, और उसके बाद अपना हाउस एडजर्न कर दिया 10 मिनट। ये परिस्थितियां जो आप पूरा देश देख रहा है ना, कि डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस के प्रति इनके कितना श्रद्धा भाव है और कितनी तवज्जो देते हैं ये संसदीय कार्रवाई को। ये तो बिल्कुल साफ ही हो गया बिल्कुल। हालांकि भूपेंद्र यादव के पास भी मजबूरी है, क्योंकि सरकारी सिस्टम पे 500 से ज्यादा नापने का सिस्टम है नहीं, इसलिए वो देश को वहीं तक बता करके किसी तरह गुमराह करे। आपने मोदी जी के डिनर का जिक्र किया सर। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में एनडीए के सांसदों को डिनर दे रहे हैं, वो रात्रि भोज करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरी दिल्ली जो है वो गैस का चेंबर बनी हुई है। वहां पर अभी पुतिन साहब का जिक्र आप कर ही रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बात कही सदन के अंदर, वो प्रस्ताव लेकर के आए कि प्रदूषण पर चर्चा हो, और बड़ी हैरानी की बात है, मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी कि प्रस्ताव लाते के साथ ही सरकार ने उस पर चर्चा कराने की बात को स्वीकार भी कर लिया। एक तो मैं पहला मेरा सवाल यही कि उसको आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा जरा मैं राहुल गांधी ने जो बात कही है जरा उसको सुनवा दूं दर्शकों को, फिर मैं सवाल उस पर भी करूंगा। जरा सुनवाइए राहुल गांधी की बात को। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण बना हुआ है, क्या आप दिल्ली का, थोड़ा इसको पीछे कीजिए, माइक दिल्ली का, और नीचे कीजिए, नीचे कर लो सर, सब ठीक है, बोलिए। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की इन्होंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे, और इसको, समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे, और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। आपको भरोसा है सर कि जैसे वंदे मातरम और एसआईआर पे चर्चा हुई, वैसे ही इस पे भी सरकार गंभीरता से लेगी? वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं। तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए।
एसआईआर को लेकर पॉल्यूशन को लेकर थैंक यू। सर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, अमित शाह मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और राहुल गांधी की इस चीज पर चर्चा करा लेने को तुरंत कैसे तैयार हो गई सरकार, एक चीज। दूसरी, क्या ये मामला दिल्ली से जुड़ा है इसलिए भी, या 2 दिन में जिस तरीके से विपक्ष ने इनको धूल चटाई है उससे डरे हुए हैं कि चलो इस पर भी चर्चा करा ही लिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राहुल ने खुद इम्यून कर दिया इनको कि नहीं विपक्ष जो है सरकार के साथ है, तो कम से कम देश के सामने एक मैसेजिंग हो जाए कि नहीं नहीं हम खाली पीटे ही नहीं गए, हम बराबरी पर आ गए हैं, कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाने की कोशिश कर ली जाए। नहीं रामप्रकाश जी, देखिए इस बार सदन में कुछ नई चीजें शुरू हुई। पहली बार भारतीय पूरे देश ने देखा, कोई मेरा और आपका अलग से कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, जिस तरीके से वंदे मातरम पे पूरी सरकार मैट पे थी, डिफेंसिव पे नहीं, मैट पे थी कंप्लीटली, वो पटकनी दी है पूरे विपक्ष ने उनको। अकेली कांग्रेस की बात मत कीजिए, सभी सारे विपक्षी सांसदों ने मिलकर के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ उस पर पटकनी दी। नंबर 1, एसआईआर को लेकर के सरकार इतने बुरे तरीके से गिरी कि गृह मंत्री जी के मुंह से गाली भी निकल गई। जिस तरीके का गुस्सा, जिस तरह की नाराजगी उनकी दिखी, वो सारे देश ने देखी कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के मैट पे आने के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार के पास क्या विकल्प बचा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने वो वीडियो भेजा है, जरा दिखवा दीजिएगा दर्शकों को। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है, हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम पूछा है। प्रमोद जी, 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है, हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के जिसमें अपने पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं, अपने भूपेंद्र यादव, कि दिल्ली के अंदर एक बार भी 450 से ऊपर वो AQI गया ही नहीं, जबकि 700 की खबर उसमें मैंने साथ में लगा करके दी है, आपको दिखाइएगा दर्शकों को, मेन स्ट्रीम अखबार। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 700 तक गया और 450 कह रहे हैं, तो एम्बेरसमेंट बहुत हो चुकी है। रही बात पर्यावरण के मामले की, जैसे उन्होंने आज सदन में भी उठाया 0 आवर के अंदर, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये के व्यक्तिगत मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। कैंसर जिस तरीके से बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का जो ओवरऑल परिस्थितियां हैं, ये एक समाज सापेक्ष मसला है। इस पे सारे विपक्ष को और पक्ष को, इसमें विचारधारा की लड़ाई है ही नहीं, ये लोगों का मुद्दा है। तो लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। तो एक पॉजिटिव स्टेप कांग्रेस की तरफ से, तो जहां तक लीडर ऑपोजिशन का सवाल है। और आपको ध्यान होगा, इस पे सोनिया गांधी पहले बोल चुकी है, उन्होंने बाकायदा आर्टिकल लिखा था 3 दिसंबर को, हाउस शुरू होते ही, आपको याद हो, हिंदू के अंदर। उसके बावजूद भी जिस तरीके से भूपेंद्र यादव ने सदन में झूठ बोला, और वो झूठ पकड़ा गया और उसका पोस्टमार्टम कर दिया सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम तो कुछ बोलता नहीं। तो वैसी सूरत में सरकार के पास फेस सेविंग के लिए कोई और कुछ तो बचता नहीं, तो अल्टीमेटली उसको स्वीकार करना पड़ा उनको कि चलो पर्यावरण पर चर्चा करा लेते हैं। लेकिन जो सरकार कभी किसी समस्या को मानने को ही तैयार नहीं होती, पहली बात तो ये है ना कि आप समस्या को स्वीकार करो, जब स्वीकार करोगे तब उस पर चर्चा होगी, चर्चा होगी तो कोई रास्ता निकलेगा, कोई रोड मैप बनेगा। तो अब तक तो पर्यावरण मंत्री का अगर कल का भी रुख देखें आप, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि WHO के स्टैंडर्ड्स और प्रदूषण के सारे स्टैंडर्ड्स हम नहीं मानते, हमारे अपने स्टैंडर्ड्स। बताइए, कोई भी चीज का ग्लोबल स्टैंडर्ड मानने को तैयार नहीं है। GDP को कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी कहेंगे IMF वाला हम नहीं मानेंगे। यहां पर ये है, इसमें सरकार ने ओपनली कह दिया, कल सारे अखबारों में आपने देखा किस तरीके से, कि हमारे अपने स्टैंडर्ड्स है। बताइए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आपका AQI का अलग से स्टैंडर्ड कैसे हो जाएगा? ह्यूमन रेस सेम है, प्रदूषण की सहन करने की क्षमता सेम है, ह्यूमन सिस्टम एक है, तो फिर आपके स्टैंडर्ड्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं? WHO की भी नहीं मानेंगे। तो ये बेसिकली एक ऐसा लॉट है जो कहने को पढ़े लिखे हैं, लेकिन हरकतें सारी कुपड़ वाली करते हैं और जानबूझ करके करते हैं कि इस तरह की चीज करके निकल जाओ। आपको ध्यान है ना, पहले कभी सदन में कोई मंत्री या कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बात कह दे, या तो माफी मांग के पीठ छुटता था, नंबर 1, नहीं तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता था। आपको क्या लगता है, भूपेंद्र यादव ने जो प्रदूषण को लेकर जो आंकड़े दिए, वो प्रिविलेज मोशन का केस नहीं, ओपन केस है।
सब कुछ रिकॉर्डेड है कि दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति है। और पर्यावरण मंत्री सदन में खड़े होकर 2026 अभी आया नहीं है, वो कह रहे 2026 में 200 दिन प्रदूषण से बेहतर बताइए। तो कुछ भी बोलते हैं। और अकेले एक वो भूपेंद्र चौधरी नहीं, वो अपने भूपेंद्र यादव नहीं, किसी मंत्री को देख लीजिए, मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी जाए बोल लेते हैं, फैक्ट से कोई मतलब नहीं। 370 के समय में आपको ध्यान होगा फारूक अब्दुल्ला अपने श्रीनगर के घर में चिल्ला रहे थे कि मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है, और सदन में गृह मंत्री कह रहे थे उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं कर रखा है। प्रधानमंत्री का कोई भाषण उठा लीजिए, फैक्ट चेक करा लीजिए जो संसद के अंदर बोलते हैं, किसी पे प्रिविलेज मोशन ले आइए अगर कोई चेक करने वाला हो तो। लेकिन गुजरात मॉडल लागू है, प्रधानमंत्री का तो नाम भी अगर विपक्ष ले दे उस पर भी आपत्ति है, चेयर को भी। तो ये एक नए तरह की परिस्थिति है। इसमें चूंकि भाजपा कंप्लीटली मैट पर है इस बार सभी मुद्दों के ऊपर, तो इसलिए उनको लगा कि चलो हाउस खत्म होने वाला है, एजेंडा कोई तुम्हारे पास है नहीं, रोज जुलूस निकलता है, तृणमूल के लोग डेली सुबह 10:30 बजे के आसपास ट्वीट करते हैं कि 10:30 बजे आज का हाउस का बिजनेस नहीं आया, तो वैसे भी अगर एजेंडा नहीं तो कम से कम प्रदूषण पे चर्चा ही कर लो। तो मुझे लगता है ये चर्चा हो जाए तो हो सकता है कोई ना कोई रोड मैप निकले। बाकी आमतौर पर ये किसी समस्या को स्वीकार करने के पक्षधर भाजपा और उसके मंत्री कभी होते नहीं, ये आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है। ये ऐसे तो उदाहरण सर भरे भरे हुए पड़े हैं कि कितने मामलों में ये लोग सदन के अंदर झूठ बोल चुके हैं, और अभी लगातार ये कंटिन्यू है। फिलहाल देखिए कब तक ये सब परिस्थितियां चल पाती हैं। लेकिन सर जैसा चर्चा की जब बात है, प्रदूषण जैसा जो मुद्दा है, एक बहुत भयावह मुद्दा इस समय ये दिल्ली ही नहीं देश का बना हुआ है। क्या चर्चा के बाद कोई समाधान निकल पाएगा? विपक्ष अगर उसका कोई सॉल्यूशन बताता भी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होने के लिए तैयार है विपक्ष, ये बात राहुल गांधी क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अगर वो 4 सॉल्यूशन बताएं भी, तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये केंद्र की सरकार उस पर अमल करना चाहेगी, अमल करेगी, ऐसी मंशा रखते हैं ये? भाई इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा होती है 16 घंटे, राहुल गांधी ने कई सुधार बताए, कई सवाल उठाने के साथ साथ उपाय भी बताए। एक भी उपाय का जिक्र कहीं किया अमित शाह ने कि हाँ ये उपाय बेहतर है और इस उपाय के बारे में विचार किया जा सकता है? कम से कम विचार करने का भी जिक्र कर देते। देखिए राम प्रकाश जी, मैं एक सवाल का जवाब पढ़ के बताता हूँ आपको और दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि सरकार कितनी गंभीर है। ये कल का सवाल जवाब है और बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके भी कान खुल जाएंगे कि क्या सरकार का प्रदूषण के प्रति रवैया है। ध्यान से सुनिएगा। अपने पर्यावरण राज्य मंत्री जी कहते हैं सदन के अंदर, कल का क्वेश्चन आंसर है, भारत अपने खुद के एयर स्टैंडर्ड तय करता है, ग्लोबल रैंकिंग ऑफिशियल नहीं है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि अलग अलग संगठनों द्वारा बताई गई ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी द्वारा नहीं की जाती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस सिर्फ सलाह के तौर पर है, न कि माने जाने वाले स्टैंडर्ड। सोच लीजिए, ये सरकार का रुख है ऑफिशियल। राज्यसभा में AQI की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रैंकिंग, WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी डेटाबेस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जैसे ग्लोबल इंडेक्स में भारत की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि दुनिया भर में कोई भी ऑफिशियल देशवार प्रदूषण रैंकिंग नहीं की जाती है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि WHO की गाइडलाइंस देशों को भूगोल, पर्यावरणीय स्थितियों, बैकग्राउंड लेवल और राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के स्टैंडर्ड तय करने में मदद करने के लिए। बता दीजिए आप, तो इसके बाद चर्चा की कोई जरूरत बची है? सरकार की मंशा इन्हीं शब्दों में बिल्कुल साफ नहीं है कि पर्यावरण को लेकर के उनका रुख क्या है। WHO की गाइडलाइंस, ये जितने भी संगठन हैं, ये पूरे दुनिया के पर्यावरण को मॉनिटर करते हैं, ठीक, उसके बेसिस पे अपना सुझाव करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से और सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए कि भाई ये इतना एक्सेप्टेबल लेवल है, इतना ये डेंजरस है, ये हजार्डस है, जो अलग अलग कैटेगरीज है, और ये कह रहे कि हम तो अपना खुद ही तय करते हैं। तो ऐसी सरकार अगर चर्चा कर भी लेगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कोई कदम उठाएंगे? या उनको कदमों की समझ भी है? जब तक आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम को आप रिकग्नाइज नहीं करते हैं, तब तक आप चर्चा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। ये एक चीज समझने की है कि ये सरकार समस्या को जानबूझ के नहीं समझती, तो समझ ली, अगर स्वीकार कर ली तो उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन करने के लिए कोई है नहीं। यहाँ के तो अर्थशास्त्री भी अनर्थशास्त्री। GDP को लेकर के IMF क्या कह रही है? क्रॉवलिंग। और आप क्या कह रहे हैं कि रुपया अपना लेवल खुद ही तय कर लेगा। अब बता दीजिए, ऐसा आदमी वित्त मंत्री है इस देश का। तो कुल मिलाकर के यही पर्यावरण मंत्री का हाल है। किसी को उठा करके देख लीजिए,
जिस पार्टी ने, आप एक कल्पना कीजिए राम प्रकाश जी, जिस पार्टी ने कभी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया, संजय सिंह ने भले सदन में पूछा कि आप अपने 4 ऐसे नेताओं का नाम बताओ संघ परिवार के जो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेलों में गए अंग्रेजों के राज में, एक का नाम बता पाएंगे? ये वंदे मातरम पे चर्चा करा रहे हैं। जो संघ का गान है नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, उसको गाते हो और वो वंदे मातरम पे चर्चा की बात करके देश के नेशनलिज्म का ठेका उठाए फिरते हैं। तो इनकी सारी फॉल्ट लाइंस इस बार सदन के अंदर बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है, और इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये कभी भी चर्चा किसी मुद्दे पे क्यों नहीं होने देती, क्योंकि मुद्दों की समझ है नहीं, विपक्ष इनको मैट पे लाएगा। इसलिए इनके लिए सबसे मुफीद क्या है कि संसद के अंदर कार्रवाई हमेशा हंगामे की भेंट चली जाए, बच निकलेंगे। बस जो बिजनेस होगा उसको आखिरी दिन में 15 मिनट में 15 कानून पास करा लेंगे, बात खत्म होगी। यही सिस्टम, ये गुजरात मॉडल यहां पर लेकर के आए और पूरा देश 11.5 साल से लगातार देगा। तो खैर, अब इतने अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते में देखते हैं कि इस पर चर्चा होने के बाद क्या कॉन्क्रीट निकलता है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है। मुझे लगता है कि सर एक चीज और, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा जिस पे चर्चा कराने को तैयार ना, तो इससे तो सभी लोग इफेक्टेड है ना। इवन प्रधानमंत्री भी भाई रहते दिल्ली में ही है, तो उस भले ही वो आकर के मीडिया के सामने ये कह दें कि आप मौसम का आनंद लीजिए, लेकिन झेल तो आखिर प्रधानमंत्री भी रहे होंगे, तमाम मंत्रियों के परिवार भी रहे होंगे। तो जब ये खुद फंसे हैं तब भी सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद ना की जाए। नहीं, सॉल्यूशन तब निकलता है जब आप समस्या को पहचानते हैं। आप समस्या को पहचानने को तैयार नहीं है ना, दिक्कत ये है। प्रधानमंत्री के घर के अंदर इनके घर वाले नहीं कहते होंगे सर, इनके घर वाले नहीं कहते होंगे शाम को जब ये घर जाते होंगे, तो इनके घर वाले नहीं कहते होंगे कि तुम लोग सरकार में बैठे हो, क्या दिन भर लफाजी फेंक करके आते हो, यहाँ हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, खांसते खांसते मरे जा रहे हैं। नहीं, घर वालों के लिए तो बढ़िया एयर प्योरीफायर लगे हुए सारी कोठियों के अंदर, बढ़िया सरकारी कार है, आनंद में है, सारे आनंद भोग रहे हैं। आप जो मरने की स्थिति तो आम आदमी की है ना दिल्ली के अंदर, आप निकल के देखिए जरा, पता लग जाएगा। और आज जो मोदी जी के सबसे प्रिय हैं, जो योग गुरु है, फलां है, उनकी बात सुनेंगे तो आप लोटपोट हो जाएंगे। इसके श्रीमान रामदेव जी, उन्होंने कोट एंड कोट कहा है, एयर प्योरीफायर तो अमीरों का चोचला है, AQI ज्यादा हो तो घर के पर्दे लगाकर योग कीजिए, 15 दिनों में पर्दे को साफ कर लीजिए, कुछ देर के लिए मास्क लगा लीजिए। उन्होंने नया मॉडल बता दिया है। वो भी प्रदूषण कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एयर प्योरीफायर पर बोल रहे हैं। तो ऐसे ही लोग इनके सारे के सारे वेल विशर है, वही एडवाइजर है, वही पूरे का पूरा एक ग्रुप है जो इस देश के अंदर नैरेटिव बिल्डिंग का काम करता है। तो आप सोच लीजिए इस देश किस दिशा में जा रहा है। विश्व गुरु तो 2047 की बात मोदी जी गलत कर रहे हैं। जो कुपड़ता का दौर है भारत में अमृतकाल, वो आज चल रहा है, और उसमें हम विश्व गुरु ऑलरेडी बन चुके हैं, कोई स्वीकार करे या ना करे। चलिए, पता नहीं खुद को आईने में कैसे ये लोग रोज देख पाते होंगे, देश को इस हालत में पहुंचा करके, और इस हालत में देश को डाल करके भी हर रोज। अब ईश्वर करे, ईश्वर जाने, पता नहीं क्या है इन लोगों का हिसाब किताब कैसे है। कब वो अच्छे दिन आएंगे जिन अच्छे देशों के दिनों की कल्पना जो है वो इस देश ने की थी, और जो वादा किया गया था, जो सपने दिखाए गए थे, किसके जमाने में आएंगे? इस पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, 2047 वाली पीढ़ी में, या 3047 वाली पीढ़ी में? ये सारे सवाल हर रोज नया आकार ले लेते हैं, और वो आकार बड़ा होता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।